This conference will now be recorded. सर हाँ जी 15th वाला बता दीजिए। 15th 15th का वाला मतलब ओके। ये तो एक टर्म है, जैसे आप इसे अगर सर्च करेंगे तो एक वेबसाइट में कमर्शियल देने का एक वर्ड है, जिसे वेब और कमर्शियल को ऐड करके एक वर्ड है वेबमर्शियल। तो हाँ सर, मतलब वही जैसे कंफ्यूजन था कि वेबमर्शियल होगा या नेट एड्स होगा, बस ये कंफ्यूजन। ओके ओके, तो आपने कौन सा किया था? वेबमर्शियल ही क्या था ओके, और कोई कोई क्वेश्चन? 22nd। 20 सेकेंड, एक मिनट, एक काम करते हैं। अच्छा, जो सबसे पहला वाला क्वेश्चन था, इन कंप्यूटर नेटवर्किंग एचटीटीपी, ये सबको आता था, हाइपर टेक्स्ट Yes, ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ओके, देन एचटीटीपी इज रेफर टू एज अ स्टेटलेस प्रोटोकॉल। ये किस true. किस का सही हुआ? सर मेरा करेक्ट है। ओके, आपको ये सर मालूम करेक्ट। था या आपने गेस किया था? सर ये मैंने ना दोनों चीज, मतलब स्टेटलेस मैंने वर्ड ये पढ़ा था पहले एक बुक में HTTP के लिए, इसलिए मैंने ट्रू भी किया है। और थोड़ा मैंने फिर मतलब गेस ऐसी तुक्का भी लगाया है, और मैंने पढ़ा भी था एक बार। रीजन मुझे याद नहीं एग्जैक्टली क्यों बोलते ओके, हैं। तो जहां तक स्टेटलेस प्रोटोकॉल बताया जा रहा है वो यूनिवर्सल है, इसलिए इसका कोई रीजन स्पेसिफिक नहीं बताया गया है कि एचटीटीपी किसी एक स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल रीजन के लिए होगा या कंट्री स्पेसिफिक के लिए होगा। तो ये प्रोटोकॉल पूरे वेब के लिए है। देन थर्ड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंस्टेंट मैसेजिंग एप्लीकेशन? ये किसी का गलत हुआ क्या? सबका सही यस है? सर, मेरा गलत हुआ। मेरा भी गलत है आपका सर। गलत हुआ। मैंने अच्छा, सर 2 लगाए थे, इसलिए मेरा गलत हुआ है। मैंने गूगल टॉक और व्हाट्सएप पर रखा था। वाइबर का मुझे आइडिया नहीं है ज्यादा कि इसमें क्या वाइबर क्या भी है, वाइबर भी है। ओके, देन question number fourth, which of the following enables us to send same letter to different persons in MS Word? है। मैंने ये मेल किसका सही कॉपी हुआ? लिखा है। एक और स्टूडेंट है, उन्होंने मेल कॉपी लिखा है, मेल मर्ज किसी ने नहीं लिखा है। मेल मर्ज करना तो सर ऐसे होता है ना कि 2 मेल्स को मर्ज कर दिया, तो इसमें तो शायद सेंड करने के लिए बोला है, तो सेंड करने के लिए तो शायद कॉपी देन पेस्ट करेंगे। आई थिंक सो। अच्छा, इसमें एक और, क्योंकि एक और जनों ने मेल कॉपी किया है, तो इसको चेक करके ही फिर मैं आपको अपडेट करूंगा। अभी तो जो ये बुक में आंसर था वो मेल मर्ज था, तो मैंने इस पे ध्यान भी नहीं दिया कि मे बी ये डिस्प्यूटेड हो सकता है, फिर देखेंगे इसे। Then there is fifth question, encoding data for transmission across a network. ये किसका सही हुआ है? फिफ्थ क्वेश्चन से सर सही है एन्क्रिप्शन। मेरा। सही है ना? क्या होता है मेरा भी एनक्रिप्शन? ठीक है सर। क्या होता है एनक्रिप्शन? सर मैसेज को कोड की फॉर्म में कन्वर्ट करना। अच्छा, क्या हमारे व्हाट्सएप के मैसेज एनक्रिप्टेड होते हैं? सर हाँ, कुछ एनक्रिप्टेड कुछ होते हैं। हाँ लिखा आता है ना सर उसमें कि नाउ हाँ योर मैसेजेस आर एन्क्रिप्टेड। एंड टू हाँ, एंड एनक्रिप्शन। और जो इसमें ठीक। और ऑप्शंस दिए, जैसे कौन हम्म, सा है, फिफ्थ क्वेश्चन। हाँ हाँ एन्क्रिप्शन, हाँ ठीक है। तो दूसरे वाले का है। ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर सिक्स, विच इज एन इंस्टेंट मैसेंजर दैट इज यूज्ड फॉर चैटिंग? ये सर किसका मैंने सही छोड़। हुआ है? सर ओके, मेरा सही है आपका सही है। सर। ओके, सर अल्टा विस्टा क्या मतलब, ये वाला नहीं समझ में आया था, मैंने ये छोड़ ही दिया था ये फिर। अल्टा अल्टा विस्टा। विस्टा तो उसका भी सुना नहीं है, ये ऑप्शन। हाँ तभी मैक और मैंने छोड़ा। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का पता था। ओके, तो सर ये दोनों क्यों नहीं, मतलब गूगल टॉक ही क्यों सर? मैक और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस तो चैटिंग के लिए नहीं है, तो ये तो हट गए। एक अल्टा हम्म विस्टा है। हम्म अल्टा विस्टा क्या होता है? पता नहीं, वही तभी नहीं, तभी छोड़ा। जिन्होंने गूगल टॉक किया उनको डाउट नहीं था इस पे? सर
सर इस पे इसलिए नहीं डाउट नहीं हुआ क्योंकि अगर इसमें बोलता कि वन और मोर ऑप्शंस में भी करेक्ट, क्योंकि मुझे गूगल टॉक पे ऑलमोस्ट श्योर था कि यही है, तो ऑल्टा विस्टा को मैंने देखा ही नहीं इसलिए। हाँ वैसे ये इस टेक्निक से आपने बिल्कुल सही किया क्वेश्चन। एक्चुअली करते ऐसे ही है कि हमें जब एक ही आंसर चूज करना होता है और हमें श्योर हो किसी एक ऑप्शन पे, तो फिर हमें किसी और के बारे में सोचना ही नहीं होता। नहीं और सर। अल्टा विस्टा क्या है, एक सर्च इंजन है। तो अल्टा विस्टा सर्च इंजन हो गया, मैक हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। क्लियर? यस सर। तो ये वैसे ये पॉलिसी लगानी पड़ती है कि अगर आपको कोई एक ऑप्शन बहुत ही श्योर हो तो फिर आप बाकी सबको छोड़ के उसको कर सकते हो, तो इसलिए श्योरिटी जरूरी होनी चाहिए। देन CSS स्टैंड्स फॉर कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। ये सर किसने इसकी सही फुल किया फॉर्म था? तो, सर ये मैंने फुल फॉर्म तो करेक्ट लिखी है, बट मुझे पता नहीं ये है क्या, मतलब CSS फुल फॉर्म्स में मैंने लर्न कर रखा है। मुझे इसके बारे में पता नहीं है कौन सी शीट्स होती हैं। वैसे करेक्ट है। ओके, ये तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। सिर्फ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं? CSS वेबसाइट वेब पेज जैसे बनाते हैं हम। HTML वाला शायद जो पेज हम पढ़ रहे थे नोट्स में, जिसमें हमने HTML जावा और PHP ये सब पढ़ा था, शायद वहां हमने CSS पढ़ा था। फुल फॉर्म शायद उस समय नहीं बोली हो या क्या हो, पर वहां ये वो टर्म था उस नोट्स में। जहाँ भी, अच्छा चेक करना पड़ेगा सही। तो एक मुझे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वेब डेवलपमेंट के लिए। देन फर्स्ट वेब ब्राउजर इज वर्ल्ड वाइड वेब। ये किसका सही यस हुआ सर है? करेक्ट है। सर ओके, ये तो सही है। ये तो सर आपने बताया भी था पहले। ये अच्छा, क्योंकि बहुत लोगों को इसमें जो ऑप्शन बी है नेटस्केप वो लगता है, तो दोनों ऑप्शन में क्लोज होते हैं। कई लोग नेटस्केप में फंस जाते हैं, पर सही वर्ल्ड वाइड वेब है। वो उससे 3-4 साल पहले आ गया था नेटस्केप से। देन IP एड्रेस पहचानने का क्वेश्चन नंबर 9 है, वो हो गया है डिस्कस। यस सर। देन क्वेश्चन नंबर 10, पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी इज डेजिग्नेटेड एज इंफॉर्मेशन सोसाइटी। ये किसका सही हुआ? सर ये मेरा सही है। क्या गलत है? मेरा भी सही है सर। कहाँ पे कैसे गलत हो रहा है? किस ऑप्शन के साथ आपको जाना ठीक लग रहा था? सर मैंने सीख किया है, मीडिएटेड मतलब सोसाइटी। मैंने ना इसमें पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी के बारे में, तो ये इसलिए डिजाइन किया जाता है ना ताकि डेवलपमेंट हो सोसाइटी का ओके टेक्नोलॉजी के उसमें। तो फिर मुझे ना सब हौच पौच हो रहा था, तो मुझे ना सीख ठीक लगा। ओके, वैसे मैंने आप लोगों को बोला कि हौच पौच लगे ना तो उस क्वेश्चन को छोड़ देना 2 मिनट के लिए, और फिर बहुत ही एज ए लेमैन आपको सोचना है कि इसका क्या आंसर होगा। जैसे मीडिएटेड सोसाइटी तो बहुत क्लियर वर्ड ही नहीं है, मीडिया से है या क्या है, ऐसा टर्म मिक्स होता है, कंफ्यूज होता है। और इंफॉर्मेशन सोसाइटी शायद बाद में क्लिक कर जाता। तो ऐसा हो कंफ्यूजन हो तो छोड़ देना वो क्वेश्चन उस टाइम पे। ओके सर। कंफ्यूजन शायद अगर आपको टेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन में होती तो तो थोड़ा और टाइम लगता सोचने में, पर मीडिएटेड और उसके साथ में तो आपको क्लियर करना पड़ेगा। देन देयर इज 11th क्वेश्चन, द इनिशियल एफर्ट्स फॉर इंटरनेट बेस्ड कम्युनिकेशन वाज फॉर मिलिट्री पर्पसेस। मिलिट्री। ये किसका सही हुआ है? सर करेक्ट। सर ये करेक्ट सही है है। सर। ठीक है, और किस कंट्री में यूज हो रहा था पहले ये? सर अमेरिका में। अमेरिका में। और किस नाम से था वहाँ? ARPANET। एरपानेट। ARPANET। ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 12 इज इंटरनल कम्युनिकेशन विद इन इंस्टीट्यूशंस इज डन थ्रू लैन। लैन। ये यस सर। सबका सही हुआ है? यस सर, मतलब मेरा तो करेक्ट। सर कंफ्यूजन नहीं हुई? नो सर, नो सर। इसमें नहीं सर। कंफ्यूजन। ठीक है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज सोशल नेटवर्क? Amazon, eBay, Gmail एंड ट्विटर। सर तो ट्विटर। मैंने सबने ट्विटर ही लगाया, सर। सब वैसे ही हो गया।
Then internet ethical protocol is called netiquette. ये ये सही किसका भी सर मेरा ये भी करेक्ट सही है है। सर। okay. सही है Then सर। question 15. Commercial messages on the net are identified as webmercials. यानी सर web ये छोड़ दिया commercials, है ना? ये छोड़ दिया था, ठीक है। तो ये भी अब नॉलेज में अब आप लेकिन ऐड कर लेना। इंटरनेट कमर्शियल नहीं हो सकता, बी नहीं हो सकता। नहीं, ये टर्म जो रखी गई है उसका नाम वेब कमर्शियल से होते तो वो इंटरनेट कमर्शियल से हैं, पर जैसा नाम है उनका वो तो नाम से ही बोले जाएंगे। ओके। ओके, तो देन GIF स्टैंड्स फॉर ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। ये सही किया ये है आप छोड़ लोगों दिया ने? ये छोड़ दिया यस था, सर सही था। गुड। ये किस PDF फाइल का होता है एक्सटेंशन, या इमेज का होता है, या डॉक्यूमेंट का सर होता है, इमेज किसका होता है? इमेज सर का होता है। इमेज का इमेज होता है सर। और इमेज के और कौन कौन से एक्सटेंशन थे अगर आप लोगों को याद हो अभी? सर सर PNG है JPG JPG है PNG PNG PI है, JPG है, और एक और याद आ रहा है, BMP सर BMP। सही है। Then which of the following, question number 17, which of the following is not an operating system? सर ये Firefox। सही है ये सही है सर। ओके, ये किस, आप दोनों ने सही किया, बस बाकी लोगों ने छोड़ दिया। मैंने छोड़ा है। अच्छा, नेक्स्ट टाइम से आप ये जरूर देखना ऑप्शन में, जैसे इन्होंने पहले भी वो ट्रिक बताई है ना कि अगर एक ऑप्शन पे आप श्योर हो और आंसर एक ही ऑप्शन हो सकता है, तो फिर आपको और किसी ऑप्शन को देखने की ही जरूरत नहीं, जी है सर, ना? वो ट्रिक सही है सर। हाँ, तो जैसे फायरफॉक्स है, वी नो कि वो सर्च इंजन, वो फायरफॉक्स वेब ब्राउजर है। अगर हम इस यस पे श्योर हैं तो फिर बाकी ऑप्शन हमें सब कंफ्यूज करेंगे। तो ऐसा होगा कि आपने बहुत ऑप्शंस नहीं भी सुने होंगे, और कुछ हो सकता है होते ही ना हो ऐसे कोई वर्ड, और आपको वो भी ऑप्शन में मिले, तो आपको वो फिर सर, आपको मुझे आते आते सी गलत हो जाएगा। और डी वाले में कंफ्यूजन हो रही थी क्योंकि मैंने सन सोलरिस जो ये है मैंने ये सुना ही नहीं है वर्ड कभी ना, तो मुझे लगा शायद मे बी यही ना हो, इसलिए मैंने छोड़ा। ओके ओके ओके। देन क्वेश्चन नंबर 18, WWW स्टैंड्स फॉर, ये सबका वर्ल्ड सही वाइड। हो है? यस यस सर। सर Okay, then यस question सर। number 19. A hard disk is if divided into tracks which are further divided into सर ये sectors. छोड़ दिया था ये छोड़ दिया था? सेक्टर्स है सर हाँ, सेक्टर्स है। तो ये जो हमारी CD VD या हार्ड डिस्क की स्पेस होती है उसको ये छोटे छोटे सेक्टर्स में डिवाइड करते हैं, जो मिलके ट्रैक्स बनाती हैं। फिर ऐसे पूरी हम CD में देखते थे तो सर्कुलर शेप में होती थी ये सेक्टर्स, यस सर राइट? देन यस सर question number 20. A computer program that translates a program statement by statement By into machine statement. language. यस सर Correct. इंटरप्रेटर इंटरप्रेटर। सबने इंटरप्रेटर ही किया। यस Yes, sir. कंपाइलर क्या करता है? सर सर वो कंपाइलर होल ना प्रोग्राम को एक ही बार में रीड करता करता है, है लेवल के जो कोड्स होते हैं उनको लो लेवल लैंग्वेज में करता है, कोड्स को करता है। कोड्स को करता है, ऐसा? ये सर ये ट्रांसलेट करता है कोड जो मतलब हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे होते हैं ना उनको लोअर लैंग्वेजेस में, लेवल लैंग्वेजेस में। लेकिन वही काम तो इंटरप्रेटर भी करता है, हाई लेवल से लो लेवल में। सर लेकिन ये वो प्रोग्राम जो स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट दिए होते हैं ना उनको करता है मशीन लैंग्वेज में, इसलिए मैंने इंटरप्रेटर करा, इसलिए ओके, कंपाइलर को। और कोई बताना चाहेगा कि क्यों कंपाइलर नहीं है और इंटरप्रेटर है इसका आंसर? सर जो कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को एक साथ इंटरप्रेट करता है, इंटरप्रेटर एक लाइन एक एक स्टेटमेंट को करता है इंटरप्रेट। हाँ, कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को इन वन गो एक ही साथ में कन्वर्ट कर देता है। हाई लेवल से लो लेवल कह लो या फिर हाई लेवल से मशीन लैंग्वेज कहोगे, दोनों ही सही होंगे। और इंटरप्रेटर क्या करता है? लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करता है। इससे आपको क्या याद रखना है कि जो प्रोग्राम डेवलपर्स होते हैं ना, वो इंटरप्रेटर के थ्रू अपने प्रोग्राम में बग्स को डिटेक्ट करते हैं कि भाई कोई एरर तो नहीं है, तो वो लाइन बाय लाइन चाहते हैं कन्वर्ट करना, इसलिए वो इंटरप्रेटर के थ्रू हेल्प लेते हैं। पर हमें तो ऐसी कोई जरूरत होती नहीं है, तो वी यूज कंपाइलर, ताकि पूरा प्रोग्राम एक साथ कन्वर्ट हो जाए। ऐसे ही वाइस वर्सा।
ओके, मशीन लैंग्वेज एंड लो लेवल लैंग्वेज बोथ आर सेम, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं होगी। देन क्वेश्चन नंबर 21, a gigabyte is equal to 1024 megabyte। सबने सही किया ये? यस सर। यस सर। ओके। Then question number 22, virtual memory is an illusion of extremely large main memory। ये वाला किसका सही हुआ? सर मेरा ना तुक्का है ये, बट ये करेक्ट निकल गया। ये छोड़ दे। मतलब मुझे इसका ये पता था कि वर्चुअल मेमोरी जो है मतलब ये ना उसके बाद रोम के बाद काम करती है, तो इसलिए मैंने इसको लार्ज मेमोरी में इल्यूजन के उसमें डाल दिया है। बाकी मेन रीजन आई डोंट नो। हाँ मतलब ये हाँ सर, सेकेंडरी मेरा भी स्टोरेज ठीक हुआ है होता है। सर ये, बट मैंने ये रीजनिंग लगाई थी कि क्योंकि वर्चुअल लिखा है तो वर्चुअल तो कोई असली मतलब ऐसी कोई चीज होती नहीं है जो रियलिटी में हो, वो हो सकता है इल्यूजन हो, तो बस ये रीजनिंग से मैंने सी लगा दिया था। ओके, तो ये वर्चुअल मेमोरी क्या काम करती है? कोई बस एक हमें मतलब ये कंप्यूटर जो है हार्डवेयर और अपने सॉफ्टवेयर को यूज करता है, किस तरह से करेगा कि उसकी रैम में तो लिमिटेड स्पेस होती है, पर वो टेम्पररी बेसिस पे अपना डेटा जो है सेकेंडरी स्टोरेज में डाल के यूज कर लेता है उस स्पेस को, तो एक वर्चुअल मेमोरी क्रिएट हो जाती है। बस रैम की तो लिमिटेड मेमोरी है, लेकिन कंप्यूटर का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो टेम्पररी बेसिस पे सेकेंडरी स्टोरेज पे यूज कर लेता है थोड़ा सा डेटा अपना ट्रांसफर करने के लिए, तो उस मेमोरी शॉर्टेज को वो ओवरटेक कर लेता है। तो यही कॉन्सेप्ट है वर्चुअल मेमोरी का। सर एक कैन यू क्वेश्चन पूछना था हाँ सर। 20 जो हम पूरी तरह डिलीट कर देते हैं ना परमानेंटली, हम्म तो उस डेटा के साथ सर होता क्या है? मतलब वो कहाँ गया? वो गायब तो हो नहीं सकता, तो सर उसका क्या होता है मतलब? इसका एग्जैक्टली तो मुझे आइडिया नहीं कि ये कहाँ चला जाता है, Yes. पर पूछना पड़ेगा किसी से कि डिलीट करते हैं तो वो कहाँ जाता होगा। डिलीट करते हैं तो आई गेस रिसाइकल बिन में चला जाता है। यस सर सर। जब रिसाइकल बिन से भी डिलीट नहीं कर देते, हम परमानेंटली डिलीट करते हैं किसी चीज को, तो फिर हम्म। वो कहीं पे भी नहीं रहता। ओके, पर वो रहता है कहीं पे, रहता है, लोग रिट्रीव हाँ करते हैं वो सर, मैंने फाइल। सुना था कि यस सर, कि वो कहीं चला जाता है, क्योंकि वो पूरी तरह हाँ सिस्टम से गायब नहीं होता, क्योंकि उसको बाद में हम रिकवर कर सकते हैं। तो लेकिन फिर भी अगर हम हाँ उसे हाँ सर्च जी। बार में ऑप्शन डाल के भी ढूंढेंगे तब भी वो मिलता नहीं है। वो वैसे तो मतलब नॉर्मली एक्सेस से वो गायब हो जाता है, एक्सेस ये नहीं कर तो है, पाते नॉर्मली। ये तो है, वो मैंने भी जाना है कि ये कंप्लीटली डिलीट नहीं होता, ये रहता है किसी फॉर्म में। और जो लोग डेटा रिकवर करते हैं, जैसे इन्वेस्टिगेशन टीम्स होती हैं, तो वो लोग रिकवर कर हाँ लेते हैं डेटा। यस सर। तो इसलिए इसका मतलब तो श्योर है कि वो डिलीट करने से जाता नहीं है, बट यस सर। फिर भी इसके पीछे एग्जैक्ट नहीं मालूम। और कोई क्वेश्चन? ये इतना ही था ना यस सर। टेस्ट तो? सर 22 एक बार और रिपीट कर दीजिए। कौन सा? सर 22 वर्चुअल मेमोरी का जो रीजन है ना। वर्चुअल मेमोरी के लिए ये बताया गया है कि जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है विंडोज वाला, डॉस में नहीं होता ये काम, विंडोज वाला जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो टेम्पररी बेसिस के लिए अपना डेटा कुछ टाइम के लिए हमारी सेकेंडरी स्टोरेज को भी यूज करता है। प्राइमरी तो रैम होती है, हम रैम को यूज करते हैं, पर रैम की डेटा साइज लिमिटेड है, तो वो खाली सेकेंडरी स्टोरेज यानी जो हमारी हार्ड डिस्क होती है उसको यूज कर लेता है फॉर टेम्पररी बेसिस। बस इतना सा काम है उस ऑपरेटिंग सिस्टम का, उसी को हम वर्चुअल मेमोरी कहते हैं। ओके सर, ये तो तब होता होगा ना जब पूरा जो रैम का जो स्टोरेज हाँ फुल जब हो वो, जाए यूज करेंगे। हाँ हाँ, तो वो उसको कंपनसेट करने के लिए कुछ मेमोरी सेकेंडरी स्टोरेज की यूज कर लेता है, तो इस ओके तरह सर। से वो वर्चुअल मेमोरी का काम करता है। तो अब हमारी शायद अब आज और एक और रह बचती है क्लास। आप लोगों को मे बी एक आज हम ये कर लेंगे, और उसके बाद हमारा गवर्नेंस और एब्रीविएशंस रहता है, तो इसका सिलेबस छोटा ही था।
और बाकी क्वेश्चंस इसमें जो भी आए हुए हैं वो ही मैं आपको देता हूँ प्रैक्टिस सेट के लिए, तो इसलिए मैं उसे ज्यादा मिक्सअप नहीं करता कि एब्रीवेशंस भी हैं तो वो भी दे देता हूँ, क्योंकि वो भी आती हैं, बेसिक होती हैं वो सब। ठीक है, तो फिर हम आज किसी को कोई डाउट तो नहीं पूछना है यहाँ तक? नो सर। ओके, तो फिर शुरू करते हैं आज। अभी हमने नेटवर्किंग एंड इंटरनेट तक का पोर्शन खत्म किया था, तो आप में से कोई जिन्हें याद हो वो बताइए कि हमारा इंटरनेट कैसे काम करता था। ये हमने पढ़ा था, हाउ इंटरनेट वर्क्स। किसी को याद नहीं? सर गेटवेज, मतलब एक मिनट मुझे थोड़ा रिकॉल कर। सर गेटवेज बने होते हैं ना, जहाँ से इंटरनेट मतलब देते हैं। अच्छा, जब तक आप लोगों को ये याद आता है कि हाउ इंटरनेट वर्क्स, तो ये भी याद कर लीजिए, बता दीजिए तब तक कि नेटवर्किंग के लिए हमने 5 कंपोनेंट्स पढ़े थे। 5 कंपोनेंट्स पढ़े थे नेटवर्किंग के। किस किस को याद है? 5 कंपोनेंट्स। सर वो हाँ लाइन वगैरह सर, बोल रहे हैं आप? लाइन स्टार ये सब जो था। सर एक मैसेज होता है, यस, फिर मैसेज होता है। उसको ट्रांसमिट करने के लिए ट्रांसमीटर, और फिर उस ओके। ट्रांसमिशन को रिसीव करने के लिए एक रिसीवर होगा, और फिर वो हम्म। किसी मीडियम के थ्रू जाएगा, तो मीडियम भी चाहिए, और फिर किसी सेट ऑफ रूल्स के थ्रू उसको यूज करना होता है, तो प्रोटोकॉल। यस, ये याद आए सबको? ये सर। यस सर। हाँ, तो पहले वो मैसेज होता है जो हमें भेजना है, फिर भेजने वाला चाहिए सेंडर, फिर उसे रिसीव करने वाला रिसीवर भी चाहिए, फिर उस मैसेज को जो भेजना है एक मीडियम चाहिए जिसके थ्रू भेजा जाएगा, वायर या वायरलेस, और फिर लास्ट में कुछ सेट ऑफ रूल्स या इंस्ट्रक्शंस या गाइडलाइंस जिन्हें हम प्रोटोकॉल बोलते हैं। ठीक है, और जो इन्होंने बताया लाइन, बस, रिंग, इनको क्या, ये किस टॉपिक के अंदर पढ़े थे? सर टोपोलॉजीज थी, नेटवर्क टोपोलॉजीज। टोपोलॉजीज। हाँ, नेटवर्क टोपोलॉजीज। और कितने टाइप्स के हमने नेटवर्क, 4 टाइप्स के नेटवर्क पढ़े थे ना, वो याद है? टाइप्स ऑफ नेटवर्क में 4 टाइप्स के नेटवर्क हमने पढ़े थे। सर लैन, पैन, मैन और वैन। फुल फॉर्म के साथ बताइए। हाँ सर, पैन का है पर्सनल एरिया नेटवर्क, लैन लोकल एरिया नेटवर्क, मैन वैन का क्या था, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, और वैन का वाइड एरिया नेटवर्क। ओके, अब याद आ गया हाउ इंटरनेट वर्क्स, तो बताइए। सर इंटरनेट मतलब 2 या 2 से ज्यादा कंप्यूटर्स को कनेक्ट करके शेयर करते हैं इंफॉर्मेशन, डेटा। तो शायद सर मुझे अभी भी याद नहीं आ रहा, मतलब भूल नहीं, गए आप। हमने ये पढ़ा था कि हमारे कंप्यूटर से इंफॉर्मेशन सर जाती है थ्रू। हाँ हाँ। हाँ सर। एक वेब ब्राउजर होना चाहिए सर, फिर हम्म। उसमें हम कुछ कोई भी जो भी सर्च करना है कि यूआरएल या वेब एड्रेस डालेंगे, हम्म। और फिर वो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल जाएगा इंटरनेट प्रोवाइडर के, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को, हम्म। हम्म। और फिर वो मतलब जब वो मैसेज रिसीव कर लेगा, तो उनको मतलब उस मैसेज इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर सर्वर को सेंड करेगा मैसेज, और हम्म। सर्वर तो उसका मैसेज का इंटरप्रेट करके हमें वापस भेजेगा आंसर। हम्म, और ये भी बताइए कि मॉडेम क्या था? सर मॉड्यूलेटर और डिमॉड्यूलेटर। ओके। सर मतलब कंप्यूटर को इंटरनेट से अगर ये कनेक्ट करना है तो मॉडेम की जरूरत है।
यस। और ये एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देता है ना, चेंज कर देता है ऐसा और ये कुछ। रिपीटर क्या होता है? So, सर सिग्नल स्ट्रेंथ को अगर लंबे डिस्टेंस तक पहुंचाना है तो उसके लिए रिपीटर उसको सिग्नल की स्ट्रेंथ को स्ट्रेंथन करता है, मतलब सिग्नल को। कोई एग्जाम्पल के फॉर्म में बताया ना। सब लोग पढ़ रहे हैं ना नोट से, या सब लोग पढ़ रहे हैं? तो सब लोग थोड़ा थोड़ा बोलिए। रिपीटर बताइए। इन्होंने बताया कि हाँ थोड़ा बहुत कंप्लीट कर लीजिए कोई और इसे। सर मैंने असल में पढ़ा नहीं है, मतलब पिछले 2-3 पीडीएफ, इसलिए आइडिया नहीं हो रहा। क्यों नहीं पढ़ा? सर इसमें ना इतना इंटरेस्ट नहीं बन रहा, इसलिए मैं पढ़ा नहीं। मतलब जितना पिछले क्लास में बन रहा था ना सर एनवायरनमेंट वाली में, इसमें उतना बन नहीं पा रहा, इसलिए इसमें सर मुझे एक्चुअली इंटरेस्ट है ही नहीं, इसलिए मैं इसको बहुत कम पढ़ पाता हूँ। अच्छा Yes. चलो, और बाकी लोग क्यों नहीं बता रहे आंसर? सर ट्राइंग। ओके। हब और पोर्ट ये बताइए। सो सर अब हब वो है, मतलब एक वो नेटवर्किंग डिवाइस होता है जो और मल्टीपल डिवाइसेस को जिस केबल से कनेक्ट करके रखता है। वो उन डिवाइसेस को कमांड देता है, मतलब। और पोर्ट्स होता है, मतलब जो कनेक्टेड डिवाइसेस हैं उनको पोर्ट्स कहते हैं। ओके। स्विच क्या होता है? स्विच सर, स्विचेस आपने बताया था जो मतलब पोर्ट्स को शायद कनेक्ट करता है नेटवर्क से, मुझे एग्जैक्टली तो याद नहीं आ रहा, ऐसे कुछ था। ये नेटवर्क मतलब सिस्टम से कनेक्ट डेटा करता है रिसीव पोर्ट्स को करते सर। हैं और सेंड करते हैं डेटा पोर्ट्स, मतलब पोर्ट्स तक। अगर स्विच और ब्रिज में आपको डिफरेंस समझना हो तो क्या बोलोगे फिर? स्विच और ब्रिज में सर स्विचेस जो है वो मतलब ये डेटा मतलब पोर्ट्स को देता है, रिसीव करते हैं या सेंड करता है पोर्ट्स को। और ब्रिजेस जो होते हैं वो तोड़ तोड़ के मतलब नेटवर्क को डील करता है, मतलब कैसे। देखो, ब्रिजेस तो दो अलग अलग, मैंने एक एग्जांपल दिया था ना लैब्स का। अगर हमारे पास कंसेक्यूटिवली 2-3 लैब्स हैं और हमें अपने नेटवर्क को पहुंचाना है तो हम लोग ब्रिज यूज करते हैं। और विद सेगमेंट। इन, हाँ, और अगर हमें पोर्ट्स तक इंफॉर्मेशन पहुंचानी है तो हम स्विच यूज कर लेते हैं। स्विच काम कर लेता है हमारी छोटे से एरिया में। जब हमें हब से पोर्ट्स के बीच में हमें सेंड करना है, हम एक स्विच यूज कर लेते हैं ताकि हम ज्यादा से ज्यादा पोर्ट्स को कनेक्ट कर पाएं। और ब्रिज क्या होता है, जब हमें पूरे एक लॉन्ग चेन ऑफ नेटवर्क है उसके बीच में हम एक ब्रिज का काम करना चाहते हैं। एक ही नेटवर्क है उसे हम लंबे चेन पे ले जाना चाह रहे हैं, 2-3 लैब्स तक ले जाना चाह रहे हैं, तो हम लोग ब्रिज यूज कर लेते हैं। तो वो नेटवर्क के नेटवर्किंग स्पीड को टूटने नहीं देता। व्हाट वाज नेटवर्क इंटरफेस कार्ड? सर ये मदरबोर्ड में इंस्टॉल्ड होता है। ओके, पर किस क्या पर्पस के लिए? केबल्स। ओके, ये ईथरनेट केबल के लिए पढ़ा था ना हमने। हाँ जी हाँ, सर, वो इथरनेट ब्रॉडबैंड वाला हाँ कनेक्ट जी, जो लैंडलाइन से हाँ पोर्ट जी। में जो कनेक्ट कर इथरनेट केबल को कनेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। ओके, Bridges। और कुछ सर्च इंजन्स के एग्जांपल बताइए। सबको है क्वेश्चन, जिसको भी आते हैं सर्च वो लोग इंजन अटेम्प्ट के करो। गूगल, एक गूगल। क्रोम,
नहीं, गूगल और गूगल क्रोम दो हैं क्या? नहीं, मैं बता रही हूँ। गूगल, हम्म, ब्लिंक, ब्लिंग या फिर बिंग? बिंग, सॉरी, बिंग। ओके, गूगल, बिंग और सर तो काफी नहीं है और सोचने पड़ेगा। याहू कम से है। कम याहू याहू, है। कम से कम आपको याहू, जो नोट्स ओपेरा में नहीं। नोट्स में खुद इतना कम दिया है मैंने कि आप लोगों को ज्यादा ना याद करना पड़े, पर वो लिमिटेड कैसे हो सकता है? आपको एक और बता देना चाहिए था 3 के बाद। जो लिखा होता है गूगल, याहू, बिंग, इससे और आगे एक और सर एक बता दीजिए चलो। ask.com भी है सर, ask.com। ओके, बायडू है सर एक। तो आपको क्योंकि ये ऐसे ऑप्शंस में देंगे तो अब फिर कंफ्यूजन हो जाएगी, एक ऑप्शन भी ऐसे गड़बड़ हुआ तो। देन बैंडविड्थ क्या होती है? बैंडविड्थ, सर नेटवर्क स्पीड को मेजर करने के लिए। ओके, बैंडविड्थ का कोई एग्जांपल? सर एमबीपीएस केबीपीएस में जो होता है। यस, यानी ये हमें बताता है कि एमबीपीएस। हम कितना डेटा एक्सेस कर सकते हैं, क्या हमारी नेटवर्क की हमें प्रोवाइडेड कैपेसिटी है, राइट? 4G 5G का बैंडविड्थ बड़ा होता है, इसलिए हम ज्यादा MB डेटा यूज कर सकते हैं इसका, तो इसकी स्पीड भी ज्यादा होगी। ओके, देन व्हाट वाज फिशिंग? फिशिंग सर क्या जो होता है? जितना भी सर साइबर क्राइम वाला जो पार्ट है, हम्म, आई थिंक, मैं श्योर नहीं होगी, वही होता है। जितना भी सही, अनएथिकल वाला जो पार्ट है सर कंप्यूटर की दुनिया में, वो सारा फिशिंग के अंदर आता है। हाँ बिल्कुल साइबर सही कह रहे फ्रॉड्स। हैं। ओके, एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं? एक सर बाइट में कितने 8। बिट्स? 1 बाइट में 8 बिट्स होते हैं। और 1 निबल में? सर 4। 4। ओके, 1 किलो बाइट में कितने बिट्स होते हैं? सर 1 किलोबाइट में कितने बिट्स होते हैं? हम्म 1024, मतलब 2 की पार करके बताना है। 2 की पावर में। सर 2 की पावर 13। और सर किसी का कोई आंसर है? 1 किलोबाइट इज इक्वल टू हाउ मेनी बिट्स? बिट्स, अच्छा नहीं सर 1 मिनट, 2 के पावर 2 भी आएगा ना। 13, 14, सर 15, 2 की पावर 15। और किसी का कोई आंसर है? 1 KB इज इक्वल टू हाउ मेनी बिट्स? सर 2 की पावर 13। यस, 2 की पावर 13। सर बिट्स पूछा है ना, हाँ बिट्स पूछा है, तो 13 क्यों? नेबल क्योंकि वाला नहीं में करेंगे ऐड। नहीं कर तो दिया, 2 की पावर 10 करा था, बाइट्स में कन्वर्ट हो गया और फिर 3 ऐड यस कर सर, दिया। हाँ, तो वो तो अच्छा बाइट्स में बताइए, हाँ हाँ पूछिए। तो आपने तो सर उसमें बिट्स में पूछा है ना। हाँ तो 2 की पावर 13 हो गया ना, 2 की पावर 10 तक तो बाइट्स था, हाँ, 1024, और तो उसके सर आगे नेबल आप वाला कब ऐड करते हैं? नेबल वाला कब ऐड करते हैं? निबल में जाने की जरूरत ही नहीं है हमें, जब 1 बाइट इज इक्वल टू 2 की पावर 3 बिट्स होता है, तो वाई हम्म, वुड वी गो निबल में क्यों जाएंगे? हम तो सीधा ऐड कर लेंगे ना 2 की पावर अगर 10 में। बिट्स के लिए पूछेंगे तो सिर्फ बाइट तक ही जाना है। बाइट तक जाने के बाद 2 की पावर 3 भी आएगा, तभी तो हो रहा है 2 की पावर हाँ, 13। बाइट मतलब 1 KB तो 1024 बाइट हो गया, मतलब 2 की पावर 10 हो गया। फिर उसके हम्म बाद हम ऊपर जाएंगे 1 बाइट 8 बिट्स पे, तो 2 की पावर 3 हो गया, तो मतलब यहीं तक हम्म जाना है, ये मैं पूछना हाँ चाह जी रही हूँ। हाँ जी हाँ जी बिल्कुल। अब बताइए, वोलाटाइल मेमोरी कौन सी होती है, रैम या रोम? सर रोम। रोम।
मैंने पूछा रैम है होती है सर, वोलाटाइल मेमोरी कौन सी होती है, रैम या रोम? रैम होती है। एक मिनट। वोलाटाइल मेमोरी का मतलब क्या होता है? सर जो परमानेंट नहीं होती। जो परमानेंट नहीं होती है, तो इसका सर आंसर है परमानेंट रैम। रैम रैम। रैम वोलाटाइल होती है, रोम। रैम का डेटा इरेज हो जाता है जैसे ही हम पावर ऑफ करते हैं। सर ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए कौन सी मेमोरी यूज होती है, रैम या रोम? सर सर रोम। रोम रोम। रोम। प्रोसेस ऑफ कॉपिंग फाइल्स टू अ सीडी रोम। सर क्या प्रोसेस ऑफ? प्रोसेस ऑफ सर कॉपिंग अ बर्निंग। फाइल, बर्निंग। ओके। प्रोसेस ऑफ कॉपिंग फाइल टू सीडी। सीडी में फाइल को कॉपी करने के प्रोसेस को बर्निंग बोलते हैं। हाँ बर्निंग, ये आपने लास्ट टाइम बताया था। अब मुझे बताइए कि इनमें से आउटपुट डिवाइस कौन सा नहीं है? यस सर। प्रिंटर, स्पीकर, मॉनिटर एंड कीबोर्ड। सर प्रिंटर कैसा आउटपुट डिवाइस है? प्रिंटर सर कैसा डिवाइस प्रिंटर है? सर आउटपुट स्पीकर, आउटपुट है। सर आउटपुट है। मॉनिटर, आउटपुट। आउटपुट कीबोर्ड, कीबोर्ड इनपुट। इनपुट है। जॉयस्टिक कैसा डिवाइस है? सर सर इनपुट। जो आउटपुट होगा इनपुट। इनपुट इससे है भी सर। तो इनपुट डालते हैं ना। अच्छा नहीं, इनपुट डालते हैं जॉयस्टिक से, तो इनपुट डिवाइस होगा। माइक्रोफोन, इनपुट। इनपुट। ठीक है। और ये बताइए कि ओपन ऑफिस, ये जो एप्लीकेशन है, ये ओपन सॉफ्टवेयर है कि लाइसेंस्ड है? सर ओपन ऑफिस क्या है? ओपन सॉफ्टवेयर या फिर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है या लाइसेंस्ड है? सर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर भी तो लाइसेंस्ड ही होती है। नहीं, फ्री उसके होता है लिए ना तो वो तो। फ्री होता है, लेकिन लाइसेंस तो लेना पड़ता है ना सर एक को, तभी वो डिस्ट्रीब्यूट तो करता है फिर, मतलब पासवर्ड या जो नहीं, भी है। उसे तो कोई भी यूज कर सकता है ना, वो तो किसी के लिए भी बाउंड नहीं है, तो सब यूज कर बाउंड तो सकते हैं उसे। मतलब ऐसा है ना कि उसको जब ओपन सोर्स डिस्ट्रीब्यूट करता है ना उसे, सब अलग अलग तो नहीं करते, ये सब अलग अलग भी कर सकते हैं। आपकी वॉइस चली गई थी थोड़ी देर के लिए, तो शायद कोई भी नहीं सुन पाया होगा, आपको रिपीट करना पड़ेगा। कोई बात नहीं सर, मैं ये बोल रही हूँ सर, जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है ये इंस्टॉल जैसे करते हैं तो एक सिंगल पर्सन इंस्टॉल करता है, लाइसेंस इसके लिए लेना पड़ता है, और फिर उसके बाद मतलब ये है तो फ्री ऑफ कॉस्ट। जो इंस्टॉल करता है वो इसको डिस्ट्रीब्यूट करता है, मतलब वो उसका पासवर्ड वगैरह दे देता है आगे, जितने पूरे से डिस्ट्रीब्यूट करना होता है एक चैनल की तरह इसको बना देता है। तो सर ये भी तो लाइसेंस ही होता है ना, होता फ्री है वो पता है। ओके, तो ठीक है। सर तो इसको ओपन रीयूज। ऑफिस को क्या बोलेंगे, ओपन सॉफ्टवेयर, ओपन सोर्स? हाँ हाँ, तो ये ऑप्शन गलत मत करना, ओपन सोर्स ही है। लाइनेक्स भी ओपन सोर्स है, यस और सर। मोजिला फायरफॉक्स भी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, और ये ओपन ऑफिस भी वही है। सर मेरा ओके। एक क्वेश्चन है। हाँ जी। तो मेरा ये क्वेश्चन है, जैसे अभी आपने ये वाला बोला है ना ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, अभी आपने इसमें बोला तो ओपन मतलब ओपन ऑफिस से, ये तो ठीक हो गया कंफर्म, फ्री भी है। ये आपने कुछ पूछा था, अल्लाह मैं भूल गई। क्या चीज पूछा था? आपने कुछ पूछा था, सॉरी मैं भूल गई क्या पूछा था आपने, confusion वहाँ पर। अभी दोबारा याद आएगा तब। अभी याद आएगा तब बता दीजिएगा। यस सर। ओके, और किसी को कोई डाउट आ रहा है? हाँ सर मुझे याद आ गया, सॉरी टू हाँ जी। इंटरप्ट यू अगेन। सर हाँ मतलब जी। मैंने ये बोला था कि मतलब कोई एक सिंगल पर्सन इसको जैसे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करता है, वो डिस्ट्रीब्यूट करता है, मैं ये बोल रही हूँ।
तो आपने बोला फ्री है, तो मतलब सब कर सकते हैं, मतलब डिफरेंट पर्सन अपना अलग अलग पासवर्ड बना करके, डिस्ट्रीब्यूट ना करके, सब अपना अलग कर सकते हैं। मैंने इसको जितना पढ़ा है ना, उसमें ऐसा पासवर्ड सिस्टम नहीं पढ़ा है। मतलब ऐसा है कि ये हर किसी के लिए ओपन एक्सेस है, तो कोई इसकी एक डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेके नहीं बैठा हुआ है कि मतलब हमें उसी सोर्स से लेना है। कोई भी इसको यूज कर सकता है और अपना काम कर सकता है आराम से। उसे किसी को कोई ऐसे, जैसे हम एमएस ऑफ वो मतलब विंडोज लेते हैं, तो जो लाइसेंस्ड वर्जन होता है उसमें हमें पेमेंट करनी होती है, पर अगर हम लाइनेक्स डलाते हैं तो वो फ्री होता है, वो फ्रीली डल जाता है हमारे कंप्यूटर में, उसके कोई चार्जेस नहीं लेते कोई भी। तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर इस तरह से फ्री पढ़ा है मैंने जहाँ भी ना। ऐसा नहीं पढ़ा है कि कोई एक उसको लेगा और फिर वो सबको डिस्ट्रीब्यूट करेगा लाइसेंस की तरह। डायरेक्टली जाओ, डाउनलोड करो, यूज करो और आप काम कर सकते हो उसमें। कोई भी इंडिविजुअल कर सकता है। हाँ, कोई भी, सबके लिए ओपन होता है। ओके, देन व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईसीटी? सर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ओके, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर बताना बेस्ड ऑन साइज। सर बेस्ड ऑन साइज, सर मैं ऊपर नीचे बता दूं, मुझे याद है। ठीक है। सर सुपर कंप्यूटर होता है, मिनी कंप्यूटर्स होता है, माइक्रो होता है, और एक और होता है। सुपर, मिनी और माइक्रो बताया, एक और एक रह गया। एक रह गया सर, एक मिनट। मेन फ्रेम। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। ठीक है, कुछ सुपर कंप्यूटर्स इंडिया के भी हैं, उनके नाम याद है आप लोगों को? सर परम। परम, ठीक है, और प्रत्युष, मिहिर। प्रत्युष, मेर। अच्छा, मेन फ्रेम कंप्यूटर और जो हमारा पर्सनल कंप्यूटर होता है, इसमें क्या डिफरेंस होता है? सर मेन फ्रेम कंप्यूटर और पर्सनल। पर्सनल कंप्यूटर्स तो होते हैं जो हम लोग जैसे कॉमनली यूज करते हैं। मेन फ्रेम कौन यूज करता है फिर? मेन फ्रेम भी यूज तो ऐसे ही आता है, लेकिन एक मिनट। और कोई ट्राई कीजिए। सर बड़े इंस्टीट्यूशंस में एटीएम मशीन्स का डेटा कलेक्ट करने के लिए, हाँ, जैसे स्कूल्स एंड और कॉलेज इन सब चीजों में यूज होता है मेन फ्रेम कंप्यूटर। ओके, ठीक है। जब हम सुपर कंप्यूटर्स बोलते हैं तो हमने किया था ना डिस्कस कि इसकी कैलकुलेशंस बहुत ज्यादा होती है। तो कोई ये सर एग्जांपल से बता सकता है डिफरेंस कि सुपर कंप्यूटर में और हमारे कंप्यूटर में किस तरह का डिफरेंस होता होगा, पर्सनल कंप्यूटर में और सुपर कंप्यूटर में? सर पर्सनल कंप्यूटर जो है वो सिंपल कैलकुलेशन कर सकता है। सिंपल मींस मतलब उस कंपैरिजन में सिंपल की जितनी हार्ड वो करता है सब सुपर कंप्यूटर। जैसे कि सर जैसे आपने एग्जांपल दिया था कि अगर मैं पिछले 10-15 साल का वेदर पैटर्न देखना है तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन को बहुत कॉम्प्लेक्स वे में सॉल्व करना पड़ेगा, तब जाके हमारे पास एक एक डिटेल आएगी। तो वो पीसी कर ही नहीं सकता। किस तरह की 10-15 साल की डेटा की बात हुई थी? कैसे बताया था कि वो डेटा कितना बड़ा है? हाँ सर, जैसे अलग अलग कंडीशंस होती है टेम्परेचर की, ह्यूमिडिटी और बारिश कितनी हुई और नमी कितनी, ये सब जितना भी था सर। उसके बाद हमें फिर उसके बाद सर हमें परिवर्तन भी देखना है उसमें कि मतलब साल साल के आधार पे भी परिवर्तन देख सकते हैं कि अगले साल कितना आया, या फिर हम महीने के आधार पे देख सकते हैं, कंपैरिजन करेंगे कि इस दिन या इस हफ्ते इस साल और इस हफ्ते इस साल में कितना परिवर्तन है। ऐसे करके सर वो बहुत ही ज्यादा लेंदी प्रोसेस हो जाएगा, बहुत ज्यादा डेटा हो जाएगा, तो इतनी स्टोरेज भी नहीं है पीसी के पास। स्टोरेज तो अलग इशू होगा, पर अगर ये कैलकुलेशंस तो हम पर्सनल कंप्यूटर में भी कर सकते हैं, वेदर का डेटा लेके और उसको रन कर सकते हैं।
फिर क्या डिफरेंस हुआ सुपर कंप्यूटर में और पर्सनल कंप्यूटर में? वो सारा डेटा एक्सेल शीट में लेके आप रन कर दो प्रोग्राम, एवरेज भी आ जाएगा, मीन भी आ जाएगा, आप करके भी देख लो, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। फिर क्या डिफरेंस है? सर नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस का डिफरेंस होता है, कितने इंस्ट्रक्शंस वो प्रोसेस कर सकता है कितनी जल्दी। हाँ, आपने अब प्रिसाइज बताया कि कितनी इंस्ट्रक्शंस वो प्रोसेस कर सकता है और कितनी जल्दी। ठीक है, हाँ सर। स्टोरेज हम इसलिए नहीं बोलते क्योंकि स्टोरेज के लिए हम एक्सटर्नल ड्राइव यूज कर सकते हैं। आपको पता है कि रैम उस पे तो काम करता नहीं है, आप एक्सटर्नल स्टोरेज बड़ी कर सकते हो। वो तो आपको रैम पे डिपेंड करता है कि वो कितना उस समय कितनी जल्दी और कितनी कैलकुलेशन। तो ये बहुत ही राइट हाँ वर्ड्स सर, हैं। आपने बताया था कि अब पीसी भी कर सकता है पर बहुत साल लग जाएंगे उसे। हाँ जी, ये था उसका दिक्कत कि बहुत ही रीसेंट सा एग्जांपल था। कोई एक फ्रेंड है, वो पीएचडी उसकी वहां से है, आईआईएससी बेंगलोर से है। तो वो लोग जिस पे काम करते हैं वो सुपर कंप्यूटर है। अब वही बता रहा था कि जब से वो यहाँ आया है लॉकडाउन में, तो वो उसी कैलकुलेशंस को अपने कंप्यूटर पे चला रहा है घर वाले। और वो कह रहा है मैं पिछले 4 दिन से इसको निकाला ही नहीं है पावर कॉर्ड से, पर फिर भी ये कैलकुलेशन पूरी नहीं हो पा रही जो हम वहां पे 2 घंटे में कर लेते हैं। तो आप कंपेयर कर रहे हो कि यहाँ 4 दिन से वो चला रहा है वो कैलकुलेशंस को दिन रात, और वो पूरी नहीं हो रही है। तो इससे आइडिया लगता है कि वो कितनी फास्ट कर सकता है चीजों को। ये बस एक छोटा सा एग्जांपल था, कोई डिफरेंस नहीं। क्लियर हो गया सबको? यस सर, सुपर कंप्यूटर साइंटिफिक पर्पसेस के लिए भी यूज किए जाते हैं। हाँ हाँ, साइंटिफिक एप्लीकेशंस में, वेदर फोरकास्टिंग में, इन सब चीजों में हम यूज करते हैं। और ये बताइए कि जेटाबाइट और योटाबाइट में बड़ा कौन सा है? सर जेटाबाइट। जेटाबाइट, सबको जेटाबाइट ही लगता है। जेटाबाइट और योटाबाइट में सर योटाबाइट बड़ा है। हाँ, योटाबाइट बड़ा होता है। जेड आता लास्ट में है, लेकिन जेटाबाइट बड़ा नहीं है, ध्यान रखना इसका। यस ये सर। फंसाएंगे किसी दिन ऐसे ही। ओके, फिर बताइए सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में क्या डिफरेंस है? सर सिस्टम सॉफ्टवेयर के आधार पे ही एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मतलब रन करते हैं। अगर बेसिक मतलब वो बेसिक ज्यादा बेसिक है सर। जैसे सर जैसे जो सिस्टम की जो अंदर की फाइल्स हैं, जो सिस्टम मतलब वो सर कैसे वर्क करेगा, वो उससे रिलेटेड है सिस्टम सॉफ्टवेयर। कोई एग्जांपल? तो सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जांपल तो सब विंडोज वगैरह हो गई जैसे। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है एग्जांपल। तो अब बताइए क्या डिफरेंस है दोनों में, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तो में? जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ये जो सॉफ्टवेयर उनको रन करने के लिए होता है, जो उनको रन करता है। और हम्म, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो मतलब अंदर सॉफ्टवेयर है, जैसे कि कोई भी सर फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर या हाँ, वर्ड्स वगैरह यूज करते हैं जैसे स्प्रेडशीट्स वगैरह। इन सब चीजों इनको शायद एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में ले सके। एमएस वर्ड क्या होगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर की एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर? तो एमएस वर्ड ये हम्म, सर ये सॉफ्ट एमएस वर्ड सर ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन होगा। सॉफ्टवेयर है सर। हाँ। और मैक? सर ये सॉफ्टवेयर है। मैक मैक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। मैक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ठीक है। और एंड्रॉइड? सिस्टम 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 सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर। विंडोज? ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है सर सर। विंडोज तो सिस्टम सॉफ्टवेयर होंगे। इंटरनेट ब्राउजर? सर ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। फोटोशॉप? ये सर एप्लीकेशन है। तो किसी को कंफ्यूजन तो नहीं हो रही अब कि हम किसको विंडो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोल रहे हैं और किसको सिस्टम सॉफ्टवेयर बोल रहे हैं? तो जो विंडोज है, एंड्रॉइड है, लाइनिक्स है, ये सब
हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ये बेसिक है। और इसके बाद जो भी हमें काम करना है आगे, उसके लिए हम जो भी एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सिर्फ सिस्टम सॉफ्टवेयर पे ही रन करते हैं। क्लियर? Yes, yes. देन व्हाट आर द 3 टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस? 3 types of languages. Analog वाला पूछ रहा। 3 टाइप्स ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेजेस। अच्छा, कंप्यूटर लैंग्वेजेस। सर बाइनरी, मैं क्वेश्चन समझ नहीं पा रही हूँ। सर हाँ, याद आ गया। लैंग्वेज, कंप्यूटर लैंग्वेजेस ना, हाँ जी। हाई लेवल लैंग्वेज होती है हम्म एक असेंबली, हम्म 2 हुई है। एक और बताई थी आपने, मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज, इनके बारे में भी बताइए। तो हमने सर जान लिया कि हाई कंप्यूटर लेवल, लैंग्वेजेस 3 हैं, मशीन लेवल लैंग्वेज है, असेंबली लेवल लैंग्वेज है और हाई लेवल लैंग्वेज है। 3 हो गई। बताइए इसके आगे। सर मशीन लैंग्वेज तो होती है जो बाइनरी में, मतलब जो हम इनपुट देते हैं हम उसको बाइनरी में चेंज करती है ना, 0 और 1 में। मशीन लैंग्वेज वो होती है ये जो 2 बाइनरी में डिजिट, कन्वर्ट करती है। मतलब जो ओके। जिसके 2 डिजिट्स होते हैं ना, 0 और 1। मतलब कंप्यूटर तो सिर्फ बाइनरी लैंग्वेजेस को ही, हम जो उसको इनपुट देते हैं वो हम तो अपना इंग्लिश या हिंदी जो भी देता है वो देता है, लेकिन वो उसको अंदर जाके कन्वर्ट करता है बाइनरी लैंग्वेज में। उससे ही कंप्यूटर मतलब समझ पाता है कि हम क्या क्वेश्चन पूछ ठीक रहे हैं, है। हमें क्या आउटपुट चाहिए। तो वो तो उसकी ठीक है। मशीन लैंग्वेज हो गई, 0 1। हम्म और असेंबली लैंग्वेज मतलब जो सर असेंबली जो सिंबल्स वगैरह जिसमें यूज किए जाते हैं, जो हम सिंबल्स वगैरह देता है उसको, वो उसको मतलब अपने उसमें कन्वर्ट करता है वो, शायद ओके, वो आप असेंबली। थोड़ा सोचिए, तब तक और लोग भी बताइए असेंबली लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज। सर इसका आइडिया नहीं है, मतलब मशीन तो पता है कि बाइनरी है, लेकिन असेंबली लैंग्वेज स्पेसिफिकली क्या है और हाई लेवल क्या है सर, आइडिया नहीं। ओके, और किसी को कोई इसमें कोई भी ट्राई कर लीजिए, तो कितना याद भी है वो भी आपका रिवाइज हो जाएगा और जो आपने पढ़ा है वो भी रिवाइज हो जाएगा। दोनों काम होंगे इसमें तो। सर असेंबली लैंग्वेज में तो वर्ड्स, अपने लेटर्स और नंबर्स का मिक्सचर होता है। ठीक है। और जब उसको हम मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करते तो मशीन लैंग्वेज तो बाइनरी लैंग्वेज होती है, जीरोस एंड वंस। ओके, तो असेंबली लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज में क्या डिफरेंस है? हाई लेवल लैंग्वेज सर लेटर्स होते हैं, वो नंबर्स नहीं, लेटर्स का कॉम्बिनेशन होता है। उसमें नंबर्स होते ही नहीं है। लेटर्स, लेटर्स। तो लेटर्स का होता है, और असेंबली में सिंबल्स वगैरह भी यूज करते हैं। मुझे सेटिस्फैक्टरी आंसर अभी किसी से भी नहीं मिल पाया। असेंबली, मशीन लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज। थोड़ा सोचिए फिर बताइए। असेंबली और हाई लेवल में आप लोग एक जगह गलत बोल रहे हैं कि उसमें नंबर होते ही नहीं है हाई लेवल में, तो ऐसा नहीं है। तो इसका कॉम्बिनेशन यूज किया है सिंबल्स और कीवर्ड्स का असेंबली में। फिर भी थोड़ा और ट्राई कीजिए। मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज एंड हाई लेवल लैंग्वेज। मशीन तो सही बता रहे हैं, फिर भी जब हाई असेंबली और हाई में आ रहे हैं तो मोर और लेस फिर आप एक में से नंबर हटा दे रहे हैं, एक में बोल रहे हैं नंबर है, तो कंफ्यूजन हो रही है उससे। सर हाई लेवल लैंग्वेजेस जो होता है ये मतलब सिमिलर होता है इंग्लिश अल्फाबेट्स, मतलब अल्फाबेट्स का यूज करते हैं इसमें ना। ठीक है,
सर एग्जांपल्स हाई बताइए लेवल हाई लेवल। लैंग्वेज में मतलब दोनों उसमें होता है, लोअर केस एंड अपर केस में होता है, ओके ओके और असेंबली लैंग्वेज सिर्फ लोअर केस में होती है। ओके, इसका मैं श्योर नहीं हूँ कि ओनली लोअर एंड अपर केस, पर फिर भी कुछ पहले वाले से बेटर बताया आपने। दोनों के एग्जांपल्स बताइए तो, हाई लेवल के कुछ एग्जांपल्स। कोई सी एग्जांपल, प्लस कोई प्लस जावा, सी प्लस प्लस जावा, ठीक है। ये हाई लेवल लैंग्वेज। एक ये सब हाई लेवल है। तो बस हमें ये ध्यान रखना है कि मशीन लैंग्वेज तो बिल्कुल वही लैंग्वेज है जो मशीन समझ रही है। जो 0 और 1 की फॉर्म में है वो मशीन लैंग्वेज है। फिर जैसे जैसे लैंग्वेज का एडवांसमेंट हुआ, क्योंकि ज्यादा लोग नहीं यूज कर पा रहे थे, तो ऐसी लैंग्वेज ऐड हुई जिसमें कुछ सिंबल्स भी यूज होने लगे अदर देन ओनली 0 एंड 1। तो कुछ डॉलर का साइन, कोई कीवर्ड, कोई एट द रेट, तो इनका भी कॉम्बिनेशन शुरू हुआ, तो एक मिक्स लैंग्वेज बन गई। वो भी लो लेवल ही थी क्योंकि उसको भी समझना सबके लिए इजी नहीं था। उसके बाद जो डेवलपमेंट हुई और आज हम जो लैंग्वेज मोस्टली यूज कर रहे हैं दैट इज हाई लेवल लैंग्वेज, जो बिल्कुल वैसी ही है जैसे हम इंग्लिश लिखते हैं। बस वो अंदर फिर कंपाइलर और इंटरप्रेटर का काम है उसको कन्वर्ट करना, तो वो हेडेक हमारा खत्म हो गया। असेंबली और मशीन लैंग्वेज में हमारा कंपाइलर काम क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि वो तो डायरेक्टली मशीन की टर्म्स में है। तो कभी मशीन लैंग्वेज में कंपाइलर यूज नहीं होता क्योंकि वो डायरेक्ट मशीन लैंग्वेज है। ये ही उसकी लैंग्वेज की डेवलपमेंट है। सर जैसे मशीन लैंग्वेज का एग्जांपल बाइनरी है, हाई लेवल का लैंग्वेज एग्जांपल सी प्लस प्लस है, ऐसी सर असेंबली का एग्जांपल क्या होगा? असेंबली लैंग्वेज जो मशीन्स होती थी ना, अगर आप उसको देखोगे, जैसे मशीन जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में मशीन्स होती हैं, सर जहाँ भी कोई तो जो चीज प्रोडक्शन होता है ना, जहाँ आपने ऐसी इक्विपमेंट्स देखी होंगी जैसे न्यूमेटिक कंट्रोल सिस्टम बोलते यस हैं, सर, या फिर कोई मशीन देखी होगी, लेथ मशीन देखी होगी जो लेथ कंप्यूटर मशीन, यस जुड़ी है ना। तो यस सर, उसमें जो इनपुट देने का तरीका है ना, वो जो लैंग्वेज है दैट इज असेंबली मोर और लेस, क्योंकि वो कोड्स से चलती है। अगर यस सर, आपको उसके एक रोबोटिक आर्म को उठाना है या फिर अपने ऑब्जेक्ट या जॉब को डिस्प्लेस करना है, तो आप उसको न्यूमेरिक कोड्स की फॉर्म में यूज करते हो, आपको वो याद होने चाहिए, तभी आप उसको ऑपरेट कर सकते हो। इसलिए एक स्पेशलाइज्ड ऑपरेटर होता है उन मशीन्स का, राइट। यस सर, तो असेंबली क्या होती है, उसी सिस्टम के हिसाब से बनाई जाती है, उसमें फीड हो जाती है और वो उसी में चलती है, ठीक है। यस एप्लीकेशन स्पेसिफिक, क्लियर हो गया? यस सर। हाँ, तो वहां उसको आपको देखने को मिल जाएगा उसमें। और विच वन इज द फास्टेस्ट मेमोरी, रैम, रोम या कैश? कैश। कैश फास्टेस्ट मेमोरी। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ALU? सर, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। लॉजिक है वहाँ, लॉजिक, हाँ लॉजिक लॉजिकल सर, नहीं। सॉरी व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CU? CPU का ही सर, पार्ट है। कंट्रोल यूनिट। यूनिट। कंट्रोल, कंट्रोल यूनिट। अच्छा, वैक्यूम ट्यूब्स वर यूज्ड इन फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन और फर्स्ट थर्ड जनरेशन। जनरेशन? फर्स्ट जनरेशन, फर्स्ट राइट। जनरेशन। And in which generation was microprocessor used? सर थर्ड जनरेशन। Any other answer? तो फोर्थ वाले अभी वाले तो थर्ड में क्या था? सर आईसी। आईसी, हाँ ठीक है। आईसी। आईसी यस याद सर, रखना है आपको, इंटीग्रेटेड सर्किट। और फिफ्थ यस सर, जनरेशन में क्या है? क्वांटम कंप्यूटर। क्वांटम कंप्यूटर्स। और सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स में क्या यूज होते थे? सर ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर। तो ये पूरा सही सीक्वेंस ऑर्डर में याद रखना है, कोई रिपीट करना तो सीक्वेंस वाइज, फर्स्ट जनरेशन में क्या तो था, एक फिर बार सेकंड में। रिपीट कर दीजिए। हाँ, मैं रिपीट कर देता हूँ
कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब्स यूज होती थी, इसलिए कंप्यूटर बहुत बड़े होते थे। फिर एक ट्रांजिस्टर बन गया और सेकेंड जनरेशन वहीं से स्टार्ट होती है जिनके पास ट्रांजिस्टर यूज होने लगा। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में आईसीज बन के आ गई, इंटीग्रेटेड सर्किट। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में इंटेल का माइक्रो प्रोसेसर बन के आ गया, तो फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स वहां से शुरू होते हैं, जो भी सर फोर्थ में क्या आएगा फिर? माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर। और फिफ्थ में क्वांटम कंप्यूटर्स। डिफरेंस बिटवीन एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर्स? सर एनालॉग जो होता है ना वो कंटिन्यूअस डाटा को मतलब ये ना डिजिटल से फास्टर होता है। एनालॉग डिजिटल से फास्टर होता है, सही, पर कोई और डिफरेंस भी होगी इसमें? ये वो मतलब ये उन डाटा को प्रोसेस करता है जो मतलब कंटिन्यूअस चलती रहती है। और डिजिटल तो उन डाटा को करता है जो मतलब जैसे आपने बताया था शायद ऑन ऑफ करके बाइनरी फॉर्म में होता है सर। बाइनरी फॉर्म में जो ओके, तो डिजिटल कंप्यूटर्स वो हैं जो 0 और 1 को ही एक्सेप्ट करते हैं, उसके बीच का कोई नंबर नहीं लेते। एनालॉग कंप्यूटर्स 0 और 1 के बीच के नंबर्स को भी लेते हैं, इसलिए वो कॉन्टिन्यूअस होते हैं। डिजिटल कंप्यूटर में आंसर या तो 0 होगा या फिर 1 होगा, उसके बीच का कोई आंसर नहीं होगा। पर एनालॉग में क्योंकि कंटिन्यूअस डेटा होता है तो वो उस वेरिएबल डेटा को भी लेता है, इसलिए वो फास्टर है, और डिजिटल थोड़ा स्लो है। पर डिजिटल प्रिसाइज है, इसलिए हर बार उसका एग्जैक्टली वही आंसर आता है जो हमें लास्ट टाइम मिला होगा। इसीलिए हमने बोला था कि डिजिटल कंप्यूटर्स आर मोर प्रिसाइज व्हाइल एनालॉग कंप्यूटर्स आर नॉट। एनालॉग में सर मतलब जो अभी आंसर आ रहा है सेकंड टाइम पे किसी और के कंप्यूटर में उसमें थोड़ा डिफरेंस हो सकता है। किसी और के नहीं, हमारे खुद के कंप्यूटर में भी डिफरेंस आ जाएगा, वेरिएशन आ जाएगा उसमें। ओके सर। राइट, तो हमने इतना ही पढ़ा है अभी यहाँ तक। तो इतना जो हमने पढ़ा है उसको आज डिस्कस किया, तो उसमें कोई डाउट किसी को पूछना है? नो सर। कोई डाउट नहीं, सबको सब कुछ समझ में आ रहा था? ओके सर ये डिजिटल और एनालॉग मतलब ढंग से सर समझ नहीं आया। डिजिटल और एनालॉग में कंप्यूटर कैसे काम कर रहा है वो तरीका ही बदल दिया गया है। एनालॉग में जैसे आपने साइन और कॉस का कर्व देखा होगा ना, ट्रिग्नोमेट्री वाला, यस सर, यस सर। वो एक कंटिन्यूअस कर्व है, ठीक है। तो उसमें 0 और 1 के बीच में अगर कोई भी इनपुट आप देते हो तो कोई ना कोई वैल्यू तो होगी ना उसकी। अच्छा, ठीक है, लेकिन डिजिटल क्या होगा, आप कुछ भी वैल्यू दो, या तो वो 0 आंसर देगा या फिर वो 1 आंसर देगा। आप कुछ भी इनपुट दो, दैट इज डिजिटल। सर इसको हम किसी सिंपल एग्जांपल से समझ सकते हैं, मतलब जो डेली लाइफ एग्जांपल या ऐसा कोई? डेली लाइफ में डिजिटल और एनालॉग मतलब डेली मतलब सर कंप्यूटर से रिलेटेड ही। ओके, जो भी मतलब सर डिजिटल एक में तो बना होगा उसमें या तो उसका सर्किट जो डिजाइन होगा वो ना ऑन या ऑफ के प्रिंसिपल में होगा। तो आपका इनपुट अगर, जैसे हम बोलते हैं ना कंप्यूटर इज अ प्रोग्राम्ड लैंग्वेज, तो अगर आपके प्रोग्राम्ड लैंग्वेज के अकॉर्डिंग आपने अगर कंडीशन लिखी है इफ इनपुट इज दिस देन आउटपुट वुड बी दिस, ऐसा लिखते हैं ना हम। अगर किसी को भी थोड़ी बहुत लैंग्वेज याद आ रही होगी तो ऐसे ही लिखते हैं कि अगर यूजर 1 से 9 तक एंटर करेगा तो ये आंसर शो कर देना, और अगर 9 के ऊपर करेगा तो फिर फॉल्स शुरू कर देना, ट्रू फॉल्स। तो अगर ऐसी स्टेटमेंट पे कोई भी डिवाइस हमारा काम करता है तो वो डिजिटल माना जाता है, जो डिजिटल कंप्यूटिंग का बेस है। और एनालॉग में क्या होता है कि आपके इनपुट के हिसाब से वो आउटपुट कुछ ना कुछ तो जनरेट करेगा, इट वुड नॉट बी जस्ट ऑन या ऑफ। तो इसीलिए हर बार वो एक डिफरेंट वैल्यू शो कर सकता है,
क्योंकि उसे कोई ना जो भी आंसर उसे मिलेगा वो शो कर देगा। दैट एनालॉग में यही है। यस सर। ठीक है फिर, तो अभी यस यहाँ तक आपका रिवाइज हो गया आज, जो भी हमने शुरू से पढ़ा था कि कंप्यूटर क्या होता है, आईसीटी क्या होता है, कंप्यूटर के टाइप्स क्या होते हैं, कंप्यूटर का साइज क्या होता है, नेटवर्किंग क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ नेटवर्क क्या होते हैं, नेटवर्क टोपोलॉजीज, और इंटरनेट कैसे काम करता है, वो सब हमने जाना। अब हमारा जो अब कल के लिए जो टॉपिक है और जो परसों के लिए, वो दो रह जाते हैं। एक इंट्रानेट एक्स्ट्रानेट है, और ईमेल और आईसीटी का गवर्नेंस या हायर एजुकेशन में क्या रोल है, और लास्ट की एब्रीविएशंस जो जनरली आती हैं। कुछ तो आप लोगों को देखो इसके दौरान ही आ गई हैं, इसलिए मैंने एब्रीविएशंस शुरू में नहीं छेड़ी थी। अब लास्ट में जो कुछ कवर करेंगे हम, हैं तो बहुत सारी, लेकिन सब आपके काम की नहीं होती। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन उनमें से नहीं आ सकता, तो इसलिए आप लिमिटेड कभी मत रहना कि इससे बाहर कुछ नहीं पढ़ना। जो मैंने आप लोगों को नोट्स दिए हैं वो बहुत छोटे करके दिए हैं कि आप पहले इतना जरूर कर लो, और उसके बाद आप लोगों के पास टाइम बचता है, क्योंकि आपके पास और भी सब्जेक्ट्स है ना पेपर 1 में, सिर्फ एक ही कंप्यूटर का एग्जाम नहीं है आपका। यस बट कंप्यूटर और ईवीएस के मिला के 12 से 15 क्वेश्चन आपको मिलते हैं, और इतने नंबर बहुत होते हैं नेट से जेआरएफ के स्कोर में बदलने के लिए। वहां आप गड़बड़ ना सर करो। आपकी आवाज चली गई थी सर एब्रीविएशंस के बाद। ओके, मेरा ये कहना है कि एब्रीवेशंस बहुत ज्यादा हैं, पर हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट वाली ही करते हैं। और जो मेरे नोट्स हैं उनको आप सिर्फ एज ए गाइडलाइन रखना कि इतना तो हमें पहले करना ही है याद, वर्ड बाय वर्ड। और उसके बाद अगर आपको टाइम मिलता है तो आप पूरा, आपके लिए इंटरनेट खुला है, आप कुछ भी कहीं से भी पढ़िए। ठीक है, यस तो मैंने ओके छोटे सर। करके ही रखे हैं नोट्स, तो कॉन्साइज है वो। इतना आप लोग पूरा याद करके रखिए वर्ड बाय वर्ड। कोई डाउट नहीं है तो फिर हम लोग पैक करते हैं नेक्स्ट 2-3 मिनट्स में, फिर कल 12 बजे करते हैं क्लास। ठीक है, कोई डाउट किसी का? नो सर। ओके देन, ठीक है फिर रखते हैं क्लास।